Hey guys, what's up? This is your friend Soumitra Chaudhary and I welcome you all to Magnet Brains. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सिस्मिक वेव्स से कुछ एस एंड पी वेव्स के बारे में बात किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, उसी के मदद से अब हमें आगे की बात करनी है। एंड टुडे मॉर्निंग आई वाज रीडिंग द कमेंट्स, मैंने कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े थे, तो कुछ बच्चों के जेन्युइन डाउट्स है, तो विद इन 2-3 मिनट्स जो जेन्युइन डाउट्स है उसको मैं मतलब एड्रेस कर देता हूं। आप लोगों ने जो पूछे थे प्रीवियस वीडियो में, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला बनाया था, जो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी ही कंटिन्यू करेंगे हम। देखो मानसी मैम ने पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कंटेंट, विच बुक यू आर गोइंग थ्रू। देखो आई विल टेल यू कि माय ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इसके थ्रू मैं मेनली आपको रेफरेंस के लिए बोलूंगा 11-12 की एनसीईआरटी, जीसी ल्योंग, और भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आती है जैसे कि माजिद हुसैन, डीआर खुल्लर, पर देखो इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू, यहां पे आप फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड फॉलो करते चलिए, और जो बुक्स मैं बता रहा हूं 11-12 एनसीईआरटी, जीसी ल्योंग, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा था कौन सी बुक सीरीज यार, देखो मेरे खुद के नोट्स वगैरह पूरे बना हुए, 4-5-6 जगह से कंबाइंड कंसोलिडेटेड मेरे नोट्स वगैरह है, वहां से मैं बना रहा हूं, है ना। ओके, हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है कि नहीं। तो देखो एनसीईआरटी के बारे में मैं ये बोलूंगा, आप देखो खुद का थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 12 कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? हिस्ट्री, उसमें तीनों हिस्ट्री आ जाएंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, गवर्नेंस, है ना, और भी जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स वगैरह। अब 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, डेली आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने, देखो हिंदू इज द बाइबल। अब इतना रायता फैलाओगे तो समेटोगे कैसे? हाँ, फैकल्टी बनना है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप पूरा एकदम पीएचडी करो उसमें, एग्जाम निकालना है, 1 साल पढ़ के ड्यूरेशन में स्मार्ट स्टडी करके हमें पेपर को क्रैक करना है, यही एम है ना, आईएएस बनना है। तो एनसीईआरटी क्वालिफाइड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी क्वालिफाइड वे में पढ़नी है। जैसे कि देखो ज्योग्राफी में आपको जो ब्लू वाली फिजिकल ज्योग्राफी चलती है 11th और 12th की एनसीईआरटी, जीसी ल्योंग, लेक्चर्स, इसके अलावा आपको कहीं पे नहीं जाना, दैट्स इट। हिस्ट्री में हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपको हिस्ट्री में 6 से लेकर 12 पढ़नी पड़ती, पर उसका भी रिप्लेसमेंट आ चुका है, जैसे कि आर एस शर्मा करके जो एनसीईआरटीज वगैरह आती है ना। और आपका जो इकोनॉमी में 11-12 की एनसीईआरटी 6 से लेकर 9 तक, ये बहुत बेसिक रहता है, इतना बेसिक यूपीएससी नहीं जाता, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। देखो जो एनसीईआरटीज रहती है वो स्कूल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से डिजाइन रहती है, ऑलराइट। हाँ, उससे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पर मेन हमें क्या करना है, जो काम की एनसीईआरटीज है, इतने सारा पढ़ोगे कि लास्ट दिन में पता है आप लोगों को 9 से 12, 2 से 5, 6 घंटे पेपर होते हैं मेंस के। आप इतना सारा मटेरियल पढ़ के रखोगे तो आप एंड में रिवाइज कैसे करोगे? रायता उतना ही फैलाओ जितना आप समेट सकते हैं, है ना। तो बेटर रहेगा कि क्वालिफाइड वे में। ज्योग्राफी का मैं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी से डील कर रहा हूं, 11-12 की एनसीईआरटी, जीसी ल्योंग और ये जो नोट्स है, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। एक चीज मैंने स्टार्टिंग से बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं, सोर्सेस हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रखने हैं, 10-12 किताबों से ज्यादा नहीं रखना, और उन्हीं किताबों को हमें 50 बार पढ़ना है, तभी जाके हमारा होल्ड बनेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पी एस वेव्स, याद आ रहा है? पी वेव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है। देखो इसी का पूरा काम आना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम इसी की मदद के थ्रू पता करेंगे पूरा। 2 मेन प्रॉपर्टी क्या थी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रैवल कर जाते हैं, प्राइमरी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड में ट्रैवल करेगा, ठीक है। पी वेव्स क्या रहता है? पी वेव्स सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट पी वेव्स का कहां पे रहता है? आपके सॉलिड मीडियम में, और गैसियस मीडियम में सबसे स्लो होता जाता है, ओके। बस इसी के थ्रू हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पेन, ओके, दिस इज पेन। चलिए, तो देखो थोड़ा सा मैं फिजिक्स का आपका बेसिक में लेके जाऊंगा, हल्का सा बेसिक समझना है कि इसके एप्लीकेशन हम इंटीरियर अर्थ के अंदर क्या है, वेव्स के अंदर, वेव्स की मदद से कैसे समझेंगे। हम लोगों ने जैसे बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट होता है, मैं यहां पे छोटा सा दिखाता हूं। एक्सपेरिमेंट रहता है, ये एक आपका ग्लास लैब रहता है। ग्लास लैब में हम लोग क्या करते हैं, लाइट रेस को एक तरीके से हम पेंसिल ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं, फिर उसको एक मतलब डॉटेड लाइन से हम लोग उसका ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? बेसिक हम एक्चुअली में पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे
क्या रहता है, कुछ नहीं है, 10th की चीजें बता रहा हूं मैं, परेशान होने की बिल्कुल बात ही नहीं है। ये नॉर्मल हो गया, ये आपका इनकमिंग रेज हो गया, ये ग्लास स्लैब हो गया आपका, ठीक है, ग्लास स्लैब। अब देखो ये नॉर्मल है, तो जैसी रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो रेज आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, फिर वापस डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो रेज वापस से नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो इसका पाथवे ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। बोलने का मीनिंग क्या है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। बोलने का तात्पर्य यह है कि वेव्स जो रहती है, वेव्स का जब भी मूवमेंट होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, तो वो बेंड होती है। बस इसी चीज के फंडे से हम क्या अर्थ के इंटीरियर को समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ये है आपका ग्लोब। अब मेरे को क्या जानना है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो मैंने क्या किया, पी एन एस वेव्स मैंने दो पकड़ ली, उसको मैंने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने ये दो एंड से मैंने पी एन एस वेव्स को छोड़ा, ठीक है। अब ये पी एन एस वेव्स अर्थ के अंदर होते होते कुछ वेव्स मेरे को यहां से मिलेगी, कुछ वेव्स यहां से मिलेगी, यहां पे मैंने रिसीवर लगा दिए, ठीक है। तो जैसे ये पी एन एस वेव्स घुसेगी, अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स रहते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है, ये हम लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लगाएंगे कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वेव की, साथ साथ उसका बेंडिंग होने लग जाएगा। इसी के मदद के थ्रू हमें ग्राफ रहता है, ग्राफ में हम एक पूरा प्लॉट कर लेते हैं और उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि अर्थ के इतने किलोमीटर अंदर ये चीजें सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है कि गैस पार्टिकल है, पीएनएस वेव्स के थ्रू। एक आइडिया लगा। ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक तरीके से मैंने ग्लास स्लैब अर्थ को बना लिया और लाइट रेज को मैंने पीएनएस वेव्स लगा दिया, फिर उसी का जो बेंडिंग के थ्रू मैंने ग्राफ के थ्रू अर्थ के इंटीरियर का अंदाजा लगा दिया। दिस इज द मोस्ट कॉन्क्रीट सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। तो हम इंटीरियर के स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ को मैंने केक की तरह काट दिया, ये आपका सेंटर में कोर है, सबसे ज्यादा गर्म रहता है। हमेशा जब हम सेंटर में अंदर जाते रहेंगे अर्थ के अंदर, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ये टॉप वाली लेयर आपकी क्या हो गई, क्रस्ट, सेकंड अपर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, इनर मैंटल, आउटर कोर, ठीक है, फिर ये इनर कोर। इस तरीके से मैंने ये देखा। अब इसी को हमें डिटेल में अंदर बात जाके करनी है। पीएनएस वेव्स के थ्रू हमें ये पता कैसे चल रहा है कि क्रस्ट, मैंटल, कोर है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये आपको एक प्रॉपर डायग्राम बताया गया कि जनरली इसी चीज को मैं थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि ये डायग्राम है, इसमें प्रॉपर वे में आपको लेबलिंग वगैरह बता नहीं सकते। तो इसी चीज को मैं अगले उसमें थोड़ा हैंड रिटन फॉर्म में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। देखिए ये टॉप लेयर में क्या रहता है, 0 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट रहेगा आपका। ये माउंटेन क्रस्ट रहेगा या ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट भी दो टाइप के रहते हैं, एक माउंटेन क्रस्ट, क्रस्ट में इसकी हाइट ज्यादा रहती है, और ओशनिक क्रस्ट की हाइट कम रहती है। अब हाइट ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। अब उस चीज को मैंने ओशन के अंदर कंप्रेस कर दिया, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इस चीज की ज्यादा होनी है। हर चीज आराम से लॉजिक के थ्रू समझना है, ब्रेन्स ओपन होना चाहिए। और ये जो क्रस्ट है किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये देखो जो ब्राउन में दिख रहा है आपको, ये ब्राउन में ये वाला पूरा पार्ट लिथोस्फीयर है। ब्राउन और क्रस्ट को मिला के ये है लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। एस्थेनोस्फीयर एक सेमी मॉल्टन टाइप का रहता है, यहाँ पे इसके ऊपर पूरा लिथोस्फीयर और क्रस्ट फ्लोट होता रहता है, ठीक है। मैं बताऊंगा सब लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये एक मैं रफ बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन ढांचा दिखा दिया, इसके अंदर के मसाले को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका ऑरेंज कलर में, ये वाला कलर क्या हो जाएगा आपका आउटर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल वाली बात हो जाएगी। फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है येलो में, ये क्या हो जाएगा इनर मेंटल। फिर उसके बाद आउटर कोर आ जाएगा, इनर कोर आ जाएगा। अब ये पूरा डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, पीएनएस वेव्स की मदद से, ठीक है। अब देखो इसी चीज को जो मैंने ये यहां पे डायग्राम में दिखाया था आपको, अब मैंने इसको रफ एक ढांचे के थ्रू आपको डिटेल्स के अंदर, इसके अंदर की डिटेल्स वगैरह बताऊंगा। क्लियर है। तो यहां से शुरू करते हैं। देखो ये वाली लेयर हो गई अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स। ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से मैं नीचे साइड आ रहा हूं, है ना। 35 किलोमीटर्स हो गई ये वाली लेयर, ठीक है। ये वाली जो लेयर हो गई 100 किलोमीटर्स हो गई, अप्रॉक्स डिस्टेंस बना रहा हूं, ओके। फिर ये जो नीचे वाली लेयर है ये आपकी हो जाएगी
350 किलोमीटर्स। इधर तक बात क्लियर? अब यहां पे यह आ जाएगा आपका 700 किलोमीटर्स। 700 किलोमीटर्स यहां पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक और मैं आर्टिफिशियल लाइन बना दे रहा हूं, ये आपका मान लो 700 किलोमीटर से ये बाउंड्री। इसके बाद मैं एक और लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका हो गया अप्रोक्स 2900 किलोमीटर्स। क्लियर कट देख रहे हैं आपको, 2900 किलोमीटर्स, और ये आपका अप्रोक्स 5750 किलोमीटर्स, और ये एकदम सेंटर 6150 किलोमीटर्स। अप्रोक्स देखो, एग्जैक्ट कोई नहीं मेजर कर सकता। ये मैंने क्या किया, एक अर्थ के थ्रू मैंने ये टॉप से लेके अप्रोक्स 6000 6500 तक मैंने ये बना दिया, सेंटर तक मैंने एक लाइन वगैरह बना दी। अब इसको मेरे को समझना है, सवाल किस फॉर्म में आता है, इसी के लेबलिंग के फॉर्म में सवाल आता है कि क्या इस लेयर को क्या बोलते हैं, दूसरे लेयर को क्या बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने, जिस ज्योग्राफर ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो देखो मैंने क्या किया, यहां से एस एंड पी वेव्स को छोड़ा, ये एस पी वेव्स छोड़ा। अब देखो ये एक डायरेक्शन, ये मान लो पी वेव है, पी वेव गई ऐसे बेंड होते होते जा रही है। बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना लग रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो बेंड होते होते जा रही है, ठीक है। अब देखो इस वाले रीजन पे स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, ये मैंने पी वेव्स बनाई है, पी वेव बनाई है, स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, 100 से 350 के बीच में स्पीड कम हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 100 किलोमीटर तक सॉलिड था, सॉलिड क्रस्ट था, ठीक है। अब जैसे ही मैं 100 किलोमीटर के नीचे आया, स्पीड कम हो गई, मतलब कि यहाँ पे सॉलिड नहीं है, यहाँ पे सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड है। तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि भाई ये वाला एरिया लिक्विड है। बात समझ में आ रही है? फिर और नीचे गया तो और बेंड स्पीड और धीरे हुई, तो मेरे को और समझ में आ गया कि अब और यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, सेमी सॉलिड स्टेट वगैरह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे एक जैसी चलती गई, ठीक है, ये पी वेव्स बना रहा हूं। फिर यहाँ से टर्न हुआ, फिर मेरे को समझ में आ गया कि देखो जहां जहां मेरी वेव्स टर्न हो रही है, मतलब मेरी वेव्स की वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, मेरे को समझ में आ रहा है कि वहां पे सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि भाई फिर अब मैं सॉलिड से होते होते और लिक्विड सेमी लिक्विड की तरफ जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं 2900 किलोमीटर के नीचे गया तो एकदम से स्पीड वगैरह इसकी बहुत ज्यादा और धीरे हो गई, और ज्यादा स्पीड धीरे होगी, और ज्यादा बेंडिंग होगी। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये पूरी तरीके से लिक्विड आ चुका है ना। अब मैंने देखा कि 5750 किलोमीटर के पास एकदम से स्पीड तेज हो गई, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे एकदम सेंटर में सॉलिड है। बात समझ में आ रही? तो इस वेव्स के थ्रू मैंने पता लगा लिया कि कहां पे कौन कौन सी चीजें हैं। उसी तरीके से मैंने छोड़ा यहां से एस वेव्स, एस वेव्स छोड़ा। अब देखो एस वेव्स की एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़े थे कि ये सॉलिड और सेमी सॉलिड में ट्रैवल करेगा। फास्टेस्ट स्पीड इसकी सॉलिड में रहेगी, सेमी सॉलिड में कम होगी, पर जहां पे लिक्विड आएगी तो ये ट्रैवल नहीं करेगी एस वेव्स, ठीक है। मैंने छोड़ा, ये पूरा चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है, ये ऐसे चेंज होते होते अलग पाथवे में जा रहा है। तो इसके वेव्स की जो भी प्रॉपर्टीज मैं ग्राफ में पूरा ड्रॉ करूंगा, मेरे को समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे अंदर क्या क्या मटेरियल्स वगैरह हैं। ये गया। अब देखो जैसे ही यहाँ से इसकी स्पीड कम होने लग गई, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ अब मैं अंदर जा रहा हूँ तो लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही मैं 2900 किलोमीटर के पास गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर आपकी सॉलिड जो एस रेस थी, एस वेव्स वगैरह पासिंग हुई, यहाँ से वापस हो गई। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ गया कि हाँ अर्थ के अंदर 2900 किलोमीटर के अंदर कहीं पे लिक्विड है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैं ट्रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका लेबलिंग होता गया, लेबलिंग की हम बात करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं येलो, नहीं ग्रीन कलर लेते, चलो। देखो ये जो पार्ट है दिख रहा है 0 से 35 किलोमीटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट। अब इसका भी डिवीजन होता है, ध्यान से समझना, इसका भी डिवीजन होता है। 0 से अप्रोक्स 18 किलोमीटर तक ये हो जाएगा आपका अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट हो जाएगा, है ना। फिर 18 से 35 किलोमीटर तक आपका क्या हो जाएगा, लोअर क्रस्ट। बराबर बात, क्रस्ट के दो पार्ट हो गए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अब यह हमें कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि पी एंड एस वेव्स का मूवमेंट अपर क्रस्ट में अलग होगा और लोअर क्रस्ट में अलग होगा, मतलब मटेरियल्स दोनों के डिफरेंट है। अब जैसे ही आप
सरफेस से नीचे साइड जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ती रहेगी। टेम्परेचर क्यों बढ़ता रहता है? अर्थ के इनसाइड के रीजन हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता रहेगा तो कोई सी भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्ट होने लगती है, ऑब्वियसली वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये दो डिवीजन हो गया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, है ना। अब हम आ गए यहां से 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर वाली लाइन है। 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो हमारी लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंटल। मैंटल, बात समझ में आई? मैंटल बोलेंगे। अब 35 से लेके 700 तक, 35 से लेके 700 तक हम इसे बोलेंगे अपर मैंटल, और 700 से 2900 तक इसे क्या बोलेंगे हम? लोअर मैंटल। बात समझ में आई यहाँ तक? क्यों? ये पूरा हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं? वेव्स के नेचर वगैरह से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 2900 से लेके 5750 तक आपका आउटर कोर, ओसी आउटर कोर। फिर यहां से आ जाएगा आपका इनर कोर, है ना। ये इसका एक डिवीजन होगा। अब देखो इसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम ये समझते हैं। ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो पीला कलर लेते हैं। ये 0 से 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है, 0 से 100 किलोमीटर वाला एरिया, ये ब्रिटल सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है। 0 से 100 किलोमीटर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये ब्रिटल स्ट्रक्चर रहता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। ये लिथोस्फीयर में आपका कुछ पार्ट ऑफ क्रस्ट भी आ जाएगा, पूरा क्रस्ट आ जाएगा, और कुछ पार्ट ऑफ आपका मैंटल भी आ जाएगा। बात समझ में? लिथोस्फीयर ये 0 से 100 किलोमीटर, बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग पे बैठ जाए आपको। उसके बाद 100 से लेके ये वाला लेयर, 100 से लेके 350, 100 से लेके 350 वाले लेयर पे आपका क्या रहेगा? सेमी मोल्टन। नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग बढ़ती जाएगी, सेमी मोल्टन स्टेट रहता है। इस सेमी मोल्टन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, बात समझ में? ठीक है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, सेमी मोल्टन स्टेट रहेगा। तो एक तरीके से क्या रहता है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो हार्ड ब्लॉक है लिथोस्फीयर फ्लोट हो रहे हैं। फिर ये आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, इसके बारे में बात करनी है हमें, है ना। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब देखो जैसे ही मैं नीचे जाते जा रहा हूं टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली हमें लिक्विड फॉर्म में मिलना चाहिए। तो देखो ये जो वाला पार्ट है हमारा लोअर मेंटल तक, लोअर मेंटल ये पूरी तरीके से लिक्विड रहता है, लिक्विड होने लगता है, ठीक है, सेमी लिक्विड टाइप होने लगता है। तो इसमें एस वेव्स जो रहती है, ये जो आपकी एस वेव्स है, एस वेव्स बहुत धीरे धीरे चलती है। पर जैसे ही मैं आउटर कोर में जाऊंगा तो आउटर कोर आपकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? लिक्विड, फुल लिक्विड। अब फुल लिक्विड है तो इस वजह से जो एस वेव है यहां से वापस चली गई, तो मेरे को पता चल गया कि आउटर कोर पूरी तरीके से लिक्विड है। पर मैं देख रहा हूं कि जो इनर कोर वाला पार्ट है, इनर कोर वाले पार्ट में एकदम से पी वेव की स्पीड बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये तो सबसे गर्म होना चाहिए ना, तो ये तो सबसे ज्यादा लिक्विड स्टेट, इवन गैसियस स्टेट में होना चाहिए, पर यहां पे एकदम से पी वेव्स की स्पीड क्यों बढ़ गई? हमने क्या पढ़ा था? पी वेव्स की स्पीड मैक्सिमम किस में रहती है? सॉलिड में। तो इससे मेरे को पता चल गया कि भाई यहां पे सॉलिड है। अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां पे सॉलिड कैसे? सवाल का जवाब यहां पे है, देखो ध्यान से समझना। वाई आउटर कोर, सॉरी वाई इनर कोर इज सॉलिड, इनर कोर सॉलिड क्यों है? बात समझना, इनर कोर सबसे छोटी वाली लेयर है, इसके ऊपर इतने सारे लेयर हैं तो इन सारे लेयर्स का दबाव पड़ेगा। गैस जो रहती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस को क्या करते हैं? बहुत प्रेशर दबाव लगा के कंप्रेस करते हैं तो वो गैस से एलपीजी बन जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड बन जाता है, और कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड भी बन जाएगा। सेम फंडा यहां पे भी लग रहा है, इतने सारे लेयर का भार लेके चल रहा है तो ये दब के सॉलिड, कंप्रेस होकर सॉलिड बन जाएगा। फिजिक्स लग रही है, बेसिक से फिजिक्स, ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंड जो रीजन है कि इसका जो इनर कोर का जो मटेरियल रहता है ये फेनी से बना रहता है। फेनी मूवी आई थी ना, फेनी मूवी, यहां पे वो फेनी मूवी नहीं है, फेनी का यहां पे मीनिंग है, फेनी मींस आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल्स, आयरन का सिंबॉलिक फॉर्मूला Fe रहता है। अब देखिए
आयरन एंड निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई साइड पे रहता है, इतना हाई रहता है कि जितना भी ज्यादा टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दो ये मेल्ट नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इतना प्रेशर और ये इस टाइप का मटेरियल, इस वजह से जो आपका इनर कोर है वो आपके एकदम गठान सॉलिड टाइप का मिलेगा, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी जो आउटर कोर है यहां पे कौन सा मटेरियल रहता है, फेनी प्लस सिलिकॉन, 70% सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा सिलिकॉन गल जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स आयरन एंड निकल के मिलेंगे, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से आप ऊपर साइड आएंगे, ऊपर साइड आएंगे तो मेंटल में आपको कौन सा मटेरियल मिलेगा, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा का भी मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, और हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है यहाँ के कंपैरिजन में, तो ये भी आपका लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। क्रस्ट कौन से मटेरियल से बना रहता है, क्रस्ट जो आपका लिथोस्फीयर क्रस्ट रहता है सियाल से बना रहेगा, ठीक है। तो सियाल क्या रहता है जनरली, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, यहाँ पे तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ऊपर साइड पे, तो इस वजह से क्या है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब देखो ये चीज समझ ली, इसमें एक और थोड़ा सा कचरा होने वाला है कि ये जो पी एंड एस वेव्स का एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो इनका वेव्स का टर्निंग पैटर्न वगैरह जो बन रहा है, ठीक है, ये किस किस लोगों ने नाम दिया था, किन ज्योग्राफर ने नाम दिया था, उन ज्योग्राफर्स के नाम पे इन लेयर्स को बोला जाता है। देखो ये इसी लेक्चर के बेसिस पे आपके प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे और मेंस में सीधा 15 नंबर का आएगा, इसलिए ये समझना, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये समझ गए तो कुछ है ही नहीं फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ हमें थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है। चलो फिर आपका कलर चेंज कर लेते हैं हम, अब लेते हैं ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, अच्छा नहीं ब्लैक में दिखेगा नहीं, पर्पल लेते हैं क्योंकि ये फ्रेम ही ब्लैक कलर का है ना। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट 18 किलोमीटर के आसपास जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जिस ज्योग्राफर ने डिस्कवर किया था कि भाई ये वाला लेयर, ऊपर वाला लेयर आउटर क्रस्ट है, नीचे वाला लेयर इनर क्रस्ट है, इस लेयर का नाम है, मतलब जिस साइंटिस्ट ज्योग्राफर ने डिस्कवर किया था उसके नाम पे पड़ा कोनार्ड, CONARD, कोनार्ड। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्योंकि वेव्स का आड़ा टेढ़ा मूवमेंट हो रहा है लेयर चेंज करने पे, तो इस लेयर को हम बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई। सिमिलरली 35 किलोमीटर्स पे जहां पे ट्रांजिशन जोन है लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में, तो इस डिसकंटिन्यूटी को किसने ढूंढा था, इन ज्योग्राफर का नाम था मोहो। तो इस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे हम, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। बात समझ में आई, मोहो डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली एस्थेनोस्फेयर की जो लेयर, जो लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर पे लिथोस्फेयर है, मतलब 1 से 100 किलोमीटर और 100 से 350 एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर और जो लिथोस्फेयर की डिसकंटिन्यूटी होती है ना, उसमें ज्योग्राफर, जिस ज्योग्राफर ने इसको डिस्कवर किया था उस ज्योग्राफर का नाम क्या है, सैंग्यूटीन, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं SANGUTENE, सैंग्यूटीन डिसकंटिन्यूटी। पूछता है, डायरेक्ट पूछे गए सवाल है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, सीधा पूछ लेता है कि भाई एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच की डिसकंटिन्यूटी की नाम क्या है ना। फिर आ जाएंगे हम 700 किलोमीटर्स पे। 700 किलोमीटर्स कौन सा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसमें जो डिसकंटिन्यूटी जिस ज्योग्राफर का नाम है, इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है, रैपिटी, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे सिमिलरली 2900 पे लोअर मेंटल और आउटर कोर। लोअर मेंटल और आउटर कोर का जो डिसकंटिन्यूटी है, इसका जिस ज्योग्राफर ने डिस्कवर किया था, इनका नाम क्या था, ग्यूटेनबर्ग। इसका मैं आखिरी में आपको एक कोड भी बताऊंगा याद करने का, ठीक है। फिर आखिरी में आउटर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो किसने डिस्कवर किया था, जिस ज्योग्राफर का नाम था लेहमैन। ये याद रखना है आपको, इसका एक कोड लिख लो, किस तरीके से, एक चीट कोड टाइप का। देखो हमेशा ज्योग्राफी जहां पे रटने की बात आती है, ये क्योंकि थोड़ा रटने की टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, दिमाग भी लग रहा है आपका। देखो ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप समझ लो चीजों को, समझ के रट लो थोड़ा सा, जहां पे रटने की चीजें वगैरह है तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये पूरा लॉजिक का गेम है, आप एक बार समझ में आ गए तो खुद भी ड्रॉ कर लोगे, बस लेवलिंग थोड़े से याद रखना है आपको।
तो इसका जो कोड है इस तरीके से याद करना, CMS राबड़ी जी लालू, C से कोनार्ड, M से मोहो, S से सैंग्यूटीन, राबड़ी से R से रैपिटी, G से गुटेनबर्ग, L से लेमन। CMS लालू प्रसाद जी की वाइफ कौन थी? राबड़ी देवी। तो CMS राबड़ी जी लालू, इससे आपको पूरा टॉप से लेके बॉटम तक पूरी डिसकंटिन्यूटीज याद हो जाएगी। होपफुली ये बहुत जियोमॉर्फोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको याद हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम और थोड़ा डिटेल्स में ये देखो, इसी ये आप एग्जाम के पहले यही स्लाइड देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना। बट हाँ, आगे कुछ रिटन फॉर्म में मैं आपको चीजें वगैरह बता देता हूँ कि क्रस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, कैसे क्या चीजें रहता है, उसके बारे में थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। इसको पहले क्लियर कर दूं। देखो कितना साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ध्यान से समझना, जो चीजें मैंने PNS वेव्स की बताई थी वो चीज अब जो ग्लोब में मैं बता रहा था वहां पे मैंने आपको वर्टिकल फॉर्म में खोल के दिखा दिया था, ये अब एक्चुअली प्रैक्टिकल इमेज है। यहां से PNS वेव्स छोड़ी मैंने, तो देखो ये P वेव का पाथवे है, ये P वेव वगैरह निकल रहा है, और ठीक है ये S वेव का पाथवे, S और P। S वेव्स जो निकल रहा है ये पूरा S वेव्स है। S वेव्स में आप देखो जैसे ही कोर में आ रहा है, क्योंकि ये आउटर कोर है, आउटर कोर लिक्विड है, तो आउटर कोर लिक्विड में ये घुस नहीं रहा, ये साइड साइड मिल गया। मतलब सेंटर से अगर मैं एंगल डिग्री बनाऊं तो 103 डिग्री, 103 डिग्री मतलब 0 डिग्री से ये सेंटर से एंगल वगैरह बनाऊं तो 103। एकदम स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। देखो मैथ्स भी लग जा रही है। स्ट्रेट लाइन कितने हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगी। ऐसे में ये क्रॉस में आ रहा है तो ये कितना बन जाएगा? 103 डिग्री। तो मैक्सिमम अगर मैं नॉर्थ पोल से एस वेव्स छोड़ूं तो मेरे को 103 डिग्री पे ये वेव्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई? उसी तरीके से ये इनर कोर में आउटर कोर से पास नहीं हो रहा, तो मेरे को क्या पता चल गया? भाई ये एरिया लिक्विड है। मैंने इसके थ्रू ट्रेस कर लिया कि आउटर कोर लिक्विड है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बना ली, है ना। अब इसका जैसे भी ये टर्न हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इससे मेरे को पता चल गया कि अपर मैटर कौन सा है, एस्थेनोस्फीयर कौन सा है। ये जो जहां पे एस वेव्स नहीं मिल रही, 103 डिग्री तक ही मिल पा रही है, जिस एरिया में नहीं मिल रही तो इसको क्या बोलेंगे हम? एस वेव शैडो जोन। ये बड़ा रहता है एज कंपेयर टू पी। अब पी की बात करते हैं। पी देखो, पी वेव्स जो रहती है आपकी, एक मिनट, पी वेव्स जो रहती है, सिर्फ पी का डायग्राम है, इसमें एस नहीं है, है ना। पी वेव्स जो रहती है ये जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल हो जाएगी। तो देखो ये आपके जो आउटर कोर लिक्विड है वहां से भी पास होके इनर कोर पे और तेज हो गई, फास्ट स्पीड हो गई, फिर पास होते हुए हमें नीचे साइड वगैरह मिल गई। तो ये सिर्फ दो पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता, 103 से लेके 142। तो जिस एरिया में पी वेव्स का हमें एक तरीके से एविडेंस नहीं मिल पाता तो वो हम क्या बोलते हैं? पी वेव शैडो जोन, है ना। कुछ रीजंस, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती होंगी, कुछ ब्लॉकेड होते होंगे जहां से पास नहीं हो पाते। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसे एनोमलीज है जो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि पी वेव्स पूरी जगह क्यों नहीं मिल रहा हमें, कुछ तो यहाँ पे लोचा है ना। तो ऑब्वियसली देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि पी वेव का शैडो जोन ज्यादा बड़ा होता है कि एस वेव का, तो ऑब्वियसली एस वेव का शैडो जोन इज फार 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 मच बिगर देन पी वेव, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। होपफुली यहां तक बात समझ में आई। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं। आप लोग नोट्स के पीछे पूछते रहते हैं। देखो ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है, आप नोट्स के पीछे मत भागो, दिमाग खोल के कंसेप्ट समझो। नोट्स क्या है? बुक में आप 4 बुक पढ़ोगे, चीजें मिल जाएगी आपको, है ना। और हालांकि नोट्स पे अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे, पर नोट्स के पीछे मत भागने। दिस इज नॉट, ज्योग्राफी इज नॉट लाइक पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी में क्या, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एक मोटी सी बुक, उसके बाहर से प्री में कुछ नहीं आना, है ना। कुछ केसेस वगैरह पढ़ लो, मीन्स भी मतलब टैकल हो जाएगी, है ना। ज्योग्राफी बहुत वाइड है, ये किसी जैसे पॉलिटी का सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, ये खुली किताब है, पूरा आजू बाजू जो भी चीजें देख लो ज्योग्राफी है। तो थोड़ा दिमाग चलाना है इसमें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, पूरी चीजें समझ लिए, फॉर्मेलिटी कर लेते थोड़ी। देखो ये वॉल्यूम वाइज टोटल कितना आता है? अर्थ के 0.5 से 1% टोटल वॉल्यूम आता है, ठीक है। एंड अर्थ के मास का लेस देन 1% रहता है। छोटा सा एरिया है 0 से 35 किलोमीटर का, तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। डेंसिटी इसकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। ये कॉन्टिनेंटल डेंसिटी थी, ओशनिक डेंसिटी हालांकि 3 तक रहती है। मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल फैला हुआ रहता है तो डेंसिटी कम होगी, हवा भरी रहती है अंदर, और जो ओशनिक क्रस्ट रहते हैं वो दबे हुए रहते हैं पानी के अंदर, पतले से रहते हैं। तो
उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। परेशान मत हो, ये अगला टॉपिक अपना यही है, इसलिए मैं थोड़ा सा माहौल बांध रहा हूं। थिकनेस अप्रोक्स 35 तक आ जाती है ना, 35 तक आ जाती है। ओशनिक क्रस्ट कभी कभार और थिक हो जाते हैं। देखो जो वो डायग्राम बताया था वो हमेशा एक एवरेज है, किसी एरिया में क्रस्ट ज्यादा लंबा होगा, किसी एरिया में क्रस्ट छोटा होगा, है ना। अपन ने जो 35 किलोमीटर वो एवरेज देखा था। तो ओशनिक क्रस्ट नीचे साइड थोड़े बड़े रहते हैं और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़े पतले रहते हैं। तो ये एक एवरेज के फॉर्म में पड़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई मेजर नहीं कर सकता ना। सेडिमेंट्री मटेरियल रहता है, ऊपर वाला जो कवरिंग रहता है। क्यों? सॉइल क्या है? सेडिमेंट्री मटेरियल ही है, लूज पार्टिकल्स है। क्रस्ट क्या? पत्थर है, लिथोस्फीयर पत्थर के ब्लॉक्स है, उसके ऊपर जो कवरेज सॉइल रहता है वो सॉइल सैंड के पार्टिकल्स है, तो सेडिमेंट्री कवरेज रहता है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट रहते हैं उसको वो किससे बना रहता है? सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सियाल। और जो ओशनिक क्रस्ट रहते हैं वो थोड़ा मेंटल टाइप के रहते हैं आपके, वो किससे बना रहता है? सीमा, ये सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये चीजें भी मिल जाएगी आपकी, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स ग्रेनाइट, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं। रॉक स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के रॉक्स वगैरह होंगे, वो इसमें आ जाते हैं। ओशनिक क्रस्ट में मैक्सिमम मैग्नीशियम सिलिकेट इग्नियस रॉक्स, ये सारी चीजें रहती है। बसाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको पहचान कर लो, इससे बसाल्ट से आगे बहुत काम आने वाले, इसके ऊपर पूरी थ्योरी आने वाली है। ये है प्रीलिम्स वगैरह में आपसे ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा कि इसमें कितने परसेंट है, ये पूछेगा आपको अरेंज करने में, ये सब लिख देगा, बोल देगा अरेंज करने में लिख देगा कि हाईएस्ट टू लोअर ऑर्डर में अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, उसको अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, बस ये 4 याद रखने। इसके लिए कोड है ओसाई, OSAI, ओसाई। ऑक्सीजन फर्स्ट, सिलिकॉन सेकेंड, एल्यूमिनियम थर्ड, आयरन फोर्थ। ये सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है एलिमेंट्स में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें वगैरह है, इसी को एक टेबुलर फॉर्म में वगैरह दिखा दिया गया है ना। ओसाई याद रखते हैं ना, इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ओसाई। ये परसेंटेज वगैरह कोई नहीं पूछता आपसे। ओसाई लिथोस्फीयर अप्रॉक्स 10 किलोमीटर से 100, ये एक अप्रॉक्स, हालांकि लिथोस्फीयर स्टार्टिंग से 1 किलोमीटर से भी शुरू हो जाता है, 1 से 100 क्रस्ट पूरा लिथोस्फीयर में ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या क्या आता है इसमें, जैसे देखो जो सारी चीजें आपको डायग्राम में बताई थी वो आपको लिखे फॉर्म में मिल रही है। क्रस्ट एंड अपर मैंटल का पार्ट आ जाएगा, है ना। जो कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स वगैरह रहते हैं, जैसे एशिया अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स, ये सब लिथोस्फीयर से बने हुए रहते हैं। बात समझ में आई? इसका ही प्लेट टेक्टोनिक वगैरह के ऊपर हमें डिटेल में थ्योरी वगैरह पढ़नी है। प्राइमोर्डियल हीट, ठीक है, इसके नीचे जो एस्टेनोस्फीयर रहता है उसमें प्राइमोर्डियल हीट रहती है। प्राइमोर्डियल हीट का कंसेप्ट लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया गया था, थोड़ा सा रेफर कीजिएगा लास्ट वीडियो में क्या रहता है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, आयरन वगैरह सॉलिडिफाई हो जाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसके वजह से जो हीट निकलती है उसको हम प्राइमोर्डियल हीट बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हीट वगैरह कहाँ पे आते हैं? इसके नीचे वाले लेयर में, लिथोस्फीयर के रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, ये सारी चीजें। रेडियो एक्टिव डीके वगैरह हमने, मतलब जैसे कि आपके यूरेनियम वगैरह जो नीचे रहता है, लास्ट क्लास में डिटेल जो आप प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ को देखिएगा। ज्योग्राफी में अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे, मैथ्स गणित जैसा सब्जेक्ट है, आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट वो फिजिकल ज्योग्राफी जहां पे दिमाग लगाने की बात आएगी वहां पे अपन दिमाग की बातें करेंगे, और जहां पे रट्टे की बात आएगी इंडियन ज्योग्राफी में, वहां पे अपन रटेंगे, तरीके से रटेंगे, है ना। तो रेडियो एक्टिव डिके वगैरह, यूरेनियम थोरियम वगैरह, इसका क्या फिजन रिएक्शन होता है, तो इस वजह से हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है एस्टेनोस्फीयर और लोअर लेयर वगैरह में। बात समझ में आई? इसी हीट का काम, इसी हीट के वजह से लिथोस्फीयर का मूवमेंट होता है। अभी देखो मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूं आगे की तरफ, क्यों? क्योंकि आगे इन्हीं सब को हमें डिटेल में समझना है। अभी समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स में डिटेल में हमें समझ में आना ही है, वो चांस ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। मेंटल 83% वॉल्यूम,
ठीक है, 67% ऑफ अर्थ मास लेती है, सबसे बड़ा लेयर है, 35 से कितना 2900 किलोमीटर तक। अपर मेंटल की डेंसिटी इतनी है, लोअर मेंटल की डेंसिटी और ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी एक रफ में पता रखना, नीचे साइड डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये जनरली सिलिकॉन का बना होगा, सीमा जो ओशनिक क्रस्ट, सीमा, कुछ आयरन भी रहेगा, मैक्सिमम सीमा रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, OSM, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऐसे करके याद कर लेना। एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, डायग्राम को याद करो, लिथोस्फेयर था, उसके नीचे एक और लेयर थी एस्थेनोस्फेयर। यहां पे सेमी मोल्टन स्टेट में आता है, SN-P वेव्स दोनों ट्रैवल करती है। ये इस पे लिथोस्फेयर के ब्लॉक्स वगैरह फ्लोट होते हैं। सेमी मोल्टन स्टेट है तो इसकी विस्कोसिटी समझते हो, शहद रहता है, शहद और पानी को मैंने ऐसे करके नीचे डाला, फेंका, पानी तेजी से बहते हुए चले जाएगा पर शहद चिपका रह जाएगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है पर पानी की विस्कोसिटी कम, इसलिए एकदम बह गया वो। हाईली विस्कस रहता है जो शहद, मतलब आपका एस्थेनोस्फेयर रहता है शहद टाइप का। ये वीक जोन रहता है। वीक क्यों रहता है, क्योंकि ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, टूटा टूटा पार्ट है, तो टूटे टूटे पार्ट ऑब्वियसली वीक होती हैं। ये प्लेट के टेक्टोनिक मूवमेंट्स में काम आता है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट में भी काम आता है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, थोड़ा सा रुको, आइसोस्टैटिक क्या रहता है, एक तरीके से मास का बैलेंस रहता है बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अभी के लिए इतना मान के चलो, मास और का बैलेंस बिटवीन ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बीच में, इंटीरियर पार्ट में जो मैग्मा का मूवमेंट वगैरह होता है उसका बैलेंस आइसोस्टेसिस, समझेंगे अपन, परेशान नहीं होना। प्लेट टेक्टोनिक का क्या रहता है, जैसे कि आपका ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, अफ्रीका, एशिया, इनका मूवमेंट होता रहता है, प्लेट्स हमेशा हिलती रहती है। इंडियन प्लेट हिलती रहती है, तो ये एस्थेनोस्फेयर ही इनको हिलाता है, मूव करवाता है। अगला टॉपिक यही है अपना प्लेट टेक्टोनिक, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यही सब पढ़ना अपन को। तो एक थोड़ा सा हिंट मिलता है यार आपको। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मोल्टन लावा, बाहर आ गया तो लावा, अंदर आ तो मैग्मा। ठीक है, आउटर कोर आयरन निकल से मिला पड़ा है, बना है, और साथ साथ इसमें सिलिकॉन भी रहता है। ठीक है, डेंसिटी इसकी हाई रहती है, क्यों, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ता है यार ऊपर के लिए, इसका तो डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होनी ही होनी है। ठीक है, कन्वेक्शन करंट्स वगैरह राइज होते हैं, यहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और हम आगे में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन है, आयरन का मूवमेंट जब भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी ही होनी है, आयरन से के मूवमेंट से ही मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आती है ना। ठीक है, और आयरन का जो मतलब, इसमें आयरन मोल्टन स्टेट में रहता है, इसका मूवमेंट वगैरह होता रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। और यहाँ पे एक इफेक्ट रहता है कोरोलिस इफेक्ट। देखो थोड़ा सा समझना कोरोलिस इफेक्ट क्या रहता है। क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट है, मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, एक पार्टिकल ए टू बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। ठीक है, सीधा जाएगा, सीधा जाना चाहिए आइडियली, पर कोरोलिस इफेक्ट एक तरीके का सूडो फोर्स रहता है। सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स दिखता नहीं, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। तो ये अर्थ रोटेट हो रहा है, तो इस वजह से ये ए में बी के जगह ना पहुंच के ए से होते हुए बी डैश में पहुंच जाएगा, ये एक वेरिएशन डिग्री आ जाएगा, थीटा एंगल। ऐसा क्यों होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। मैं सीधा जा रहा हूं नॉर्थ में, मैं सीधा नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा एक कोरोलिस फोर्स की वजह से राइट में आ जाऊंगा, अगर मैं उसका पूरा लोकस ट्रेस करूंगा। तो कोई सा भी फोर्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक पार्टिकल, जैसे जनरली विंड के लिए होता है, विंड पार्टिकल्स ए टू बी जब फ्लो हो रही है तो बी से ना होकर थोड़ा सा राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये किसका इंपैक्ट रहता है, कोरोलिस फोर्स। सूडो मतलब नकली फोर्स रहता है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड में टर्न होता है। क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट है, हल्का हल्का टच हो जा रहा है, तो ये चीज आपके कोर में भी वैलिड रहेगी। कोर में भी जब आयरन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मैग्मा है, लावा है, ज्वालामुखी, मूव होता रहेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड अगर मूव हो रहा है कोर के, तो राइट हैंड साइड में मूव होगा, सदर्न में तो लेफ्ट हैंड साइड। अभी परेशान नहीं होना, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आएगी, मैं धीरे 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 दे रहा हूं कि आपको एकदम कंफर्टेबल ट्रांजिशन हो, दिक्कत ना हो आपको समझने में। ठीक है, हालांकि अभी अपना टॉपिक नहीं है, अभी हमको सिर्फ क्या समझना है, कोर के बारे में समझना है। तो इस वजह से देखो ये क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में रहता है, कभी कुछ पार्ट जगह सॉलिड भी मिल जाता है, पर जनरली लिक्विड रहता है। इनर कोर, ठीक है,
इनर कोर मैक्सिमम आयरन 80% और निकल। फेनी, मूवी फेनी से याद रखना, फेनी रहता है इसमें, ठीक है। कोर का रोटेशन स्लाइटली फास्टर रहता है, क्यों? छोटा है, छोटी चीजें ज्यादा। एक बड़ा सा, इतना बड़ा हॉट एयर बलून ले लो और एक छोटा सा टेनिस का बॉल ले लो, दोनों को एक स्पीड में रोटेट करो, कौन ज्यादा रोटेट करेगा? बड़ा बॉल जितने में 1-2 चक्कर घूमेगा उससे 10 गुनी ज्यादा स्पीड में छोटा वाला बॉल रोटेट हो जाएगा। सेम कोर का फंडा है। और जितना बड़ा है धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, पर अंदर जो छोटा सा बॉल है कोर वो तेजी से रोटेट होगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट रोटेट करेगा। डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि ऊपर के जो भी लेयर्स रहते हैं उनका प्रेशर वगैरह बनता है इस पे, ठीक है। 16% वॉल्यूम और 33% मास। देखो मास ज्यादा क्यों रहता है? वॉल्यूम कम है पर मास ज्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या? डेंसिटी। रिलेट कर पा रहे हो? डेंसिटी क्या रहती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं क्या, वॉल्यूम इसका कम है, सिर्फ 16% है, पर मास इसका बहुत ज्यादा है, 33% है मास, तो ऑब्वियसली मास बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो इसको डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सिंपल फिजिक्स है ना? क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि बहुत बड़े मास को इतने ऊपर के लेयर के सारे जो मेंटल क्रस्ट वगैरह जितने लेयर्स को कंप्रेस करके एक छोटा सा बॉल टाइप का बना दिया कोर को। क्रशिंग प्रेशर कॉज्ड बाय ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग लिक्विड। यहां पे क्रशिंग प्रेशर ऊपर का लेयर्स वगैरह रहेगा, ये मटेरियल्स रहेंगे, और तो इसके वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स देगी पुल करके, तो ये इतने टेम्परेचर होने के बाद भी लिक्विड नहीं बन पाता है। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा किसका? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके बाहर माय पर्सनल गारंटी आपका सवाल नहीं आएगा। इसी के अंदर अब देखो आने वाले क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है, इसी के एप्लीकेशन से वॉल्केनिक अर्थक्वेक वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब इसी के वजह से जो फोर्सेस जनरेट होती है अर्थ के अंदर से, जो फोर्सेस जनरेट होती है एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस वगैरह, उस फोर्सेस के एप्लीकेशन से हम एक बड़े टॉपिक पे आ जाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स। उसमें हमें 3-4 थ्योरी पढ़नी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर। सेकंड आपकी कौन सी थ्योरी हो जाएगी? थर्मल कन्वेक्शन, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये 4 थ्योरीज जो हार्ट एंड सोल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है, इसको समझना। उसके पहले ये चीज हमारी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। होपफुली आज की क्लास आप लोगों को क्लियर थी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात होगी।